हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग क्लासेस। हम अपने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के आज लास्ट वीडियो पर हैं एंड आपका ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देख लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो फर्टिलाइजेशन तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? अच्छा, इम्प्लांटेशन करने से पहले एक छोटी सी चीज है, उसे डिस्कस करना जरूरी है। यहाँ पास हमने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है तो जाहिर सी बात है कि इसके हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होती है, 2n होता है। इसको ऐसे ही लिखा जाता है, बट अभी फिलहाल क्योंकि एक चीज डिस्कस करनी है, इसको हम ये कह सकते हैं कि इसका हाफ सेट ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा फ्रॉम देयर मेल पेरेंट एंड अनदर हाफ सेट कहाँ से आया होगा, फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जो स्टेज होती है जाइगोट फॉर्मेशन की फर्टिलाइजेशन के टाइम, यही वो स्टेज होती है जहां पे जेंडर डिसीजन होता है। यही वो स्टेज है जहां पास जेंडर का डिसीजन या सेक्स डिटर्मिनेशन यही होता है। ठीक, तो कैसे होगा आपको ये पता होगा। आई होप कि आपको ये पता होगा। इन केस अगर नहीं है तो आप 11th की वीडियोस को प्रेफर कर सकते हो हमारे चैनल पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो मेल्स होते हैं, अगर उनका क्रोमोसोम सेट देखा जाए और फीमेल के क्रोमोसोम सेट देखे जाए, तो उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम है, हम ऑटोसोम्स की बात नहीं कर रहे, टोटल तो 46 दोनों में ही रहते हैं। 46 में 44 जो है वो ऑटोसोम्स है, उनको आप हटा दो। हम सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, जो रिमेनिंग 2 है। तो इन केस ऑफ मेल्स ये एक्स वाई होता है, हेट्रो होते हैं, जबकि फीमेल के केस में ये आपके होमो होते हैं। ठीक, तो मेल्स के केस में जब गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो आपको याद होगा कि जो स्पेशलाइज सेल्स थी आपकी स्पर्मेटोगोनिया जो थी, स्पेशलाइज सेल, उनका मियोसिस डिवीजन होता है, विच मीन्स कि इनके क्रोमोसोम्स आगे हो जाते होंगे। तो आधे क्रोमोसोम्स को हम एक्स कह रहे हैं और आधे को वाई कह रहे हैं। मतलब ये जो हम याद रखिएगा, स्टिक करके हम किस पे बात कर रहे हैं, अभी सेक्स क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, इनकी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर टोटल आप आधा बोलोगे तो आप बोलोगे 23। तो इस 23 में क्या हुआ होगा, 22 यहाँ का आया होगा, प्लस एक इन दोनों में से कोई एक आ जाता है। ठीक, तो अब क्या हुआ होगा, आपकी ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स हैं प्लस आपके जो ऑटोसोम्स हैं वो भी मौजूद हैं। अब जब इनकी गैमेटोजेनेसिस हुई होगी, डिप्लॉयड हुए, डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड हुए होंगे, तो इनके क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड किए होंगे। तो ऑटोसोम्स को आप 22 रिप्रेजेंट कर दो, प्लस क्या हुआ होगा, इन दोनों में से भी इनमें भी डिवीजन हुआ होगा, तो एक की प्रोबेबिलिटी होगी कि एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए। जबकि ये चीज अगर आप फीमेल के केस में देखो, तो फीमेल के केस में उनमें सिर्फ एक्स एक्स है, प्लस आपके 44 क्रोमोसोम्स और है, ऑटोसोम्स। तो इनका जब हुआ होगा मियोसिस, तो इनमें क्या हुआ होगा, एक्स हुआ होगा प्लस वो 22 एंड एक्स रहा होगा प्लस 22। तो ये जो एक्स फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर है, और यहाँ पर जो एक्स फैक्टर है, वाई फैक्टर है, यही आपके सेक्स क्रोमोसोम्स है, इन्हीं से जेंडर का डिसीजन होना है। तो होता क्या है कि फीमेल्स होमो है, फीमेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो होमो है। तो क्योंकि ये होमो है तो ये एक ही तरह के गैमीट बना सकते हैं। तो इनके गैमीट के बनने से और इनके गैमीट के फ्यूजन से जेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये फ्यूज कर जाए चाहे ये फ्यूज कर जाए, दोनों एक्स ही देने वाले हैं। जबकि मेल्स में अगर आप देखो तो मेल्स में 50% आपके एक्स वाले फॉर्म करते हैं एंड 50% आपके वाई वाले फॉर्म करते हैं। एंड जब पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन मीन्स कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाके उसे फ्यूज करता है, तो उस टाइम 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वाई वाला एक्स को फर्टिलाइज कर दे, या मेल का एक्स वाला फीमेल को एक्स को फर्टिलाइज कर दे। इस तरह से एक्स एंड एक्स, फिलहाल मैं डायरेक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स लिख दे रही हूँ, और ये इस तरह से एक्स वाई एक्स एंड एक्स, एक्स एंड वाई, विच मीन्स कि जो आपके एक्स और एक्स एक्स वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स वाले हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो फीमेल हो जाएंगे, मतलब फीमेल डॉटर्स। एंड जो एक्स वाई वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके मेल हो जाएंगे। तो जो जेंडर डिसीजन का टाइम होता है वो जाइगोट के फॉर्मेशन के टाइम ही होता है। एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब इट्स नॉट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, कि जो चांसेस हैं कि मेल होगा कि फीमेल होगा, वो 50% के चांसेस होते हैं। और दूसरी बात,
किन ऑर्गेनिज्म या कौन सा पेरेंट है या कौन से पेरेंट के क्रोमोसोम्स हैं जो जेंडर को डिसाइड करेंगे, वो है आपका मेल पेरेंट, ना कि फीमेल पेरेंट। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि जाइगोट के फॉर्मेशन के टाइम पे ही जेंडर का डिसीजन या जेंडर क्या होने वाला है आगे, मेल है कि फीमेल है, वो डिसाइड हो जाता है। फर्टिलाइजेशन हम लोग ने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था। अब हमको टारगेट क्या करना है, इम्प्लांटेशन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था, आई मीन ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था कि जो जाइगोट बनता है उसमें लगातार से डिवीजन होता है, एंड जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं वो जाके यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो वही उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। हाँ, ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल है फौरन से हो गया, उसी को हमें अच्छे से देखना है एज पर आवर सिलेबस। तो क्या होता है आपका, हाँ, फर्टिलाइजेशन की साइड क्या थी, फर्टिलाइजेशन हुआ आपका कहाँ, एम्पुलरी पे, एम्पुलरी रीजन पे, लास्ट वीडियो में देखा था। एम्पुलरी रीजन पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, विच मीन्स कि यहाँ पास आपके फीमेल गैमीट एंड आपका मेल गैमीट ये आके इनको फ्यूज कर देता है और फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ये आपका जाइगोट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एम्पुलरी जंक्शन पे या एम्पुलरी रीजन पे, तो अब ये जाइगोट धीरे धीरे मूव करती है और इसका टारगेट रहता है कि ये यूट्रस तक पहुंच जाए। इसे क्या करना होता है, यूट्रस तक पहुंचना होता है, विच मीन्स कि जाहिर सी बात है अगर एम्पुलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन हुआ है तो उसे इस्थमस को पास करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से वो इस्थमस रीजन पे जाएगी और इस्थमस रीजन से होते हुए वो फाइनली यूट्रस रीजन पे पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये जाइगोट बस सिंपली ये जाइगोट गई और यूट्रस के वॉल पे जाके एम्बेडेड कर जाती, नहीं। होता क्या है, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है वैसे ही स्टार्ट हो जाती है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज आपका जब लगातार सेल डिवीजन होता है तो उसे हम बोलते हैं क्लीवेज। और क्योंकि ह्यूमंस कैसे हैं आपके, डिप्लॉयड होते हैं, उन्हें डिप्लॉयड बॉडी बनानी है, तो जाइगोट का कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन ही होने वाला है। तो लगातार माइटोटिक डिवीजन बनने लग जाता है और इस जाइगोट में एक तरह का इस तरह से चैम्बर रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है, एंड उसमें जाइगोट का लगातार से डिवीजन होता जाता है एंड क्लस्टर्स ऑफ सेल्स में इकट्ठे होते चले जाते हैं। ठीक, जाहिर सी बात है ये एक सेल है, इसका डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी, दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे, आठ से 16 हो जाएंगे, करते करते एंड सो ऑन सेल नंबर बढ़ता चला जाएगा लगातार सेल डिवीजन की वजह से। तो जो ये नंबर ऑफ सेल्स आई हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। ठीक, ब्लास्टोमियर्स। जब ब्लास्टोमियर्स की नंबरिंग 8 टू 16 के आसपास रहती है, कितनी, 8 टू 16, मतलब जब जाइगोट का क्लीवेज हुआ एंड उसमें ब्लास्टोमियर्स का जो नंबर है वो 8 टू 16 के आसपास पहुंच चुका है, तब उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। ठीक, मोरूला। फिर मोरूला के बाद जो स्टेज आती है उस स्टेज को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला स्टेज आएगी, पहले आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, क्लीवेज होने से जो सेल्स आती जाएंगी, सेल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। जब ब्लास्टोमियर्स की नंबर 8 टू 16 के आसपास आता है तो उस स्टेज को हम मोरूला बोलते हैं। मोरूला के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, ब्लास्टोसिस्ट आती है, एंड ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जो जाके यूट्रस के वॉल पे एम्बेडेड करती है। होता क्या है कि जैसे आप इमेजिन करो ये आपका यूट्रस है, और यूट्रस आपको पता है कि थिक एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मौजूद रहती है, और ये इसीलिए रहता है ताकि यहाँ पास इम्प्लांटेशन इजीली हो सके और फर्दर जो फीमेल है वो उस ब्लास्टोसिस्ट को या डेवलपिंग बेबी को कंसीव कर सके।
तो होता क्या है, ये जो isthmus रीजन है आपका एम्पुलरी पे हुआ और isthmus से होते हुए लगातार डिवीजन होते हुए ये आगे आता गया, आगे आता गया। तो यूट्रस पे जब ये आके जुड़ता है, यूट्रस की वॉल पे आके जब ये अपने आप को अटैच करा लेता है, तो वो कौन सी स्टेज रहती है? ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज रहती है। एंड इस स्टेज में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं दो लेयर में, एक आउटर लेयर में और एक इनर लेयर में। ठीक, जैसे आपका ये मान लो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, अगर ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है तो इन्होंने क्या किया, अपने सेल्स को दो लेयर में अरेंज कर लिया, एक आउटर लेयर बन गई इस तरह से, और बाकी आपकी क्या हो गई, अंदर की क्लस्टर्स हो गई। ठीक, अब इसको आप एम्ब्रियो भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आउटर पार्ट होता है या जो आउटर लेयर ब्लास्टोमियर्स की बनी हुई है इस एम्ब्रियो में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक, एंड जो इनर क्लस्टर ऑफ सेल है इसे हम इनर सेल मास बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक, तो जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट आपके यूट्रस चैम्बर में आता है, यूट्रस में आता है, तो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोपोब्लास्ट है वो अपने आप को अलाइन करती है इस वॉल से, क्या करती है, यूट्रस के वॉल के साथ इंटीग्रेट कर जाती है। ये ट्रोपोब्लास्ट यहाँ आता है, ये डिवाइड करता है, ये अपने आप को यहाँ फैलाने की कोशिश करता है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो भी अपना डिवीजन करती है एंड इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर करने की कोशिश करती है, ताकि यहीं पास, मतलब एक तरह से देखो तो इसे रोकने की कोशिश करती है, फर्दर उसे नीचे नहीं जाना है, बल्कि एक किसी पोजिशन पे आके रुक जाना है और फिर उसमें लगातार सेल डिवीजन आगे चलना है, आगे सारे प्रोसेस अभी पढ़ने ही है। ठीक, तो जो अटैचमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का with the help of tropoblasts with the wall of uterus या uterus chamber, this process or this step is known as implantation। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन तो हो गया, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होना है, आपका फर्दर डेवलपमेंट होना है। ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है या ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, मान लो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है, तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है अब इसमें फर्दर डिवाइड होना है, क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ह्यूमन फीमेल कैसी है, विविपेरस है, मतलब कि वो चाइल्ड बर्थ देने वाली है, तो उसके अंदर क्या एक कंप्लीट फीचर्स डेवलप होना है, एम्ब्रियो से फीचर्स बनना है, उस फीचर्स में सारे वो फीचर्स आने हैं, जैसे हैंड है, लिम्स है, आईज, नोज, वो सारे फीचर्स आने हैं, तो उन सब का डेवलपमेंट कहाँ होगा, इसी चैम्बर में होगा। तो अब हमको फर्दर वो डेवलपमेंट देखना है। ठीक, आप चाहो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए क्या होगा, जैसे ही ट्रोपोब्लास्ट जो है, डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे आपका यूट्रस चैम्बर है, ठीक, और ये आपकी थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, और यहाँ पे आपका ब्लास्टोसिस्ट आके एम्बेडेड हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। तो अब क्या होता है, तो जो आपकी ट्रोपोब्लास्ट होती है, ऊपर जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोपोब्लास्ट जो होती है, वो फर्दर डिवाइड करती है, फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन होता है, और वो अपनी सरफेस के ऊपर जो ये ब्लास्टोसिस्ट है इसके ऊपर आपको क्या दिखेगी, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखने लग जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखने लग जाते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं इन्हें, कोरियोनिक विलाई। ये कहाँ से आया है, याद रखना, ये कोरियोनिक विलाई ब्लास्टोसिस्ट से आया है, ना कि यूट्रस की वॉल से आया। ठीक,
कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट के सरफेस पे ट्रोपोब्लास्ट की वजह से। और उसी के साथ क्या होता है, अंदर जो आपके क्लस्टर्स ऑफ सेल मौजूद है जिन्हें आप इनर सेल मास बोलते हो, तो जो इनर सेल मास होती है वो भी अपने आप को फर्दर अरेंज करती है, डिवाइड करती है, लगातार डिवीजन होता रहता है। इनर सेल मास वो दो लेयर बना लेती हैं। पहला वो बनाती है आउटर लेयर जिसे बोलते हैं हम एक्टोडर्म, एंड फिर वो बनाती हैं एंडोडर्म। पहले तो सिर्फ यही दो लेयर बनती है, सबसे पहले जब अरेंजमेंट होता है तो ये दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड फिर कुछ टाइम के बाद बीच में एक लेयर और आती है, उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो इनर सेल मास जो होती है वो अपने आप को तीन लेयर में अरेंज कर लेती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एंड जो ये डर्म्स हैं, जो ये आपके लेयर्स हैं इनर सेल मास की, इनमें ये स्टेम सेल्स भी इनको बोला जा सकता है इस वजह से क्योंकि ये जो सेल्स हैं दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये ह्यूमन बेबी है, तो ह्यूमन बेबी है, अगर इनकी जो सेल्स को लिया जाए, उसे प्रॉपर कल्चर मीडियम दिया जा सके तो वो एबल होती हैं, वो पूरा कंप्लीट एक ऑर्गन बना सकती हैं, पूरा मतलब रीजनरेशन करा सकती हैं, तो इसीलिए उनको स्टेम सेल्स बोला जाता है। स्टेम सेल्स की काफी इंपॉर्टेंस है, मेडिकल साइंस में इसके थ्रू काफी मतलब ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ आते हैं कोरियोनिक विलाई पे। तो अब क्या होता है, जब कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी के साथ साथ जो आपकी यूट्रस चैम्बर है वो भी अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है। डिवाइड इन द सेंस कि वो अपने वॉल्स को फर्दर एक्सटेंड करता है, उसमें भी सेलुलर डिवीजन होता है, और वो चाहता है कि इसको हम चारों तरफ से क्या कर लें, सराउंड कर लें इस तरह से। तो यहाँ पास सराउंडिंग हो जाती है, और सराउंडिंग होने के बाद क्या होता है कि जो आपका यूट्रस का टिश्यू है, यूटराइन टिश्यू प्लस आपका जो भी ब्लास्टोसिस्ट का टिश्यू है या जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, वो आपस में कर जाते हैं इंटीग्रेट। इनका इंटीग्रेशन का जो होता है वो कोरियोनिक विलाई की मदद से ही होता है। तो यहाँ पास ये दोनों क्या कर जाते हैं, इंटीग्रेट कर जाते हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद वो एक यूनिट बनाते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा क्या करता है, जब यहाँ पास डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पास आपके कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर आपके यूट्रस चैम्बर अपनी वॉल को एक्सटेंड करता है, तो यूट्रस टिश्यू और आपका ये जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेट करके एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन एक्सचेंज के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपका जो इम्ब्रियो है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, बल्कि होता क्या है, ये प्लेसेंटा आपके डेवलपिंग इम्ब्रियो से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। कॉमन वर्ड है, सुना होगा पहले भी आपने, अम्बिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा जो होता है डेवलपिंग इम्ब्रियो से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ डेवलपिंग इम्ब्रियो, या फीचर्स आप यूज कर सकते हो, डेवलपिंग फीचर से ये कंटिन्यू रहता है विद द हेल्प ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा करता क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लेसेंटा? ये प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट डेवलपिंग एम्ब्रियो को चाहिए, एक्चुअल में ये जो प्लेसेंटा बना होता है इसमें मैटरनल ब्लड वगैरह सब मौजूद रहता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन प्रोविजन, एक्चुअली प्रोविजन वर्ड नहीं यूज किया जाए, यहाँ पास यूज किया जाए न्यूट्रिशन पाथवे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन कहाँ से आना है, मदर से ही आना है। लेकिन मदर डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं। मदर का सारा न्यूट्रिशन, जो भी मदर से डेवलपिंग इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, वो प्लेसेंटा पे जाता है। अब प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू डेवलपिंग इम्ब्रियो तक चला जाता है। जैसे ये आपका मैटरनल है, मैटरनल ब्लड है, या मैटरनल न्यूट्रिशन यहाँ हम लोग स्पेसिफिकली लिखेंगे, मैटरनल न्यूट्रिशन है, ब्लड है, ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ जाएगा, अम्बिकल कॉर्ड, और अम्बिकल कॉर्ड अल्टीमेटली वो न्यूट्रिशन किसे पहुंचा देगी, आपके डेवलपिंग फीचर्स को। ठीक, अच्छा, जो आपका डेवलपिंग फीचर्स है
जब वो डेवलप कर रहा है तो उसमें एक्सक्रीशन, उसमें वेस्ट रिमूवल भी चाहिए होगा, उसको ऑक्सीजन वगैरह भी चाहिए होगा, तो इसी के थ्रू उसको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। और उसे अपना जब वेस्ट रिमूवल करना होगा तो इसका वेस्ट रिमूवल ऐसे ही जाता है। वेस्ट रिमूवल के लिए भी यही पाथ फॉलो कर लेता है अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड से आपका प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से मैटरनल ब्लड में, और उससे क्या होता है फिर मैटरनल ब्लड से एक्सक्रीट करके बॉडी के बाहर। तो प्लेसेंटा एक बहुत तरह का समझ लो एक्सचेंजर है, वो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करवाता है मदर से डेवलपिंग फीचर्स तक। तो इसीलिए से बोलते हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल कनेक्टिंग यूनिट है बिटवीन मदर एंड दैट डेवलपिंग फीचर्स। एंड प्लस इसके साथ साथ प्लेसेंटा का एक और इम्पोर्टेंट रोल है, ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करती है। एंडोक्राइन टिश्यू मतलब हार्मोनल सिक्रीटिंग। प्लेसेंटा कई सारे हार्मोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो? ये सिक्रीट करता है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। इतने सारे हॉर्मोन्स को आपका प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। अब क्योंकि प्लेसेंटा परमानेंट तो नहीं है, जब ये जेस्टेशन पीरियड का एंड होता है तो प्लेसेंटा विद द बेबी आउट आ जाता है बॉडी के, तो ये टेम्पोररी एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और ये इन टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करता है। ह्यूमन कोरियोनिक, इसको आप शॉर्ट में ऐसे एच कैपिटल सी एंड कैपिटल जी लिख सकते हो, एच कैपिटल पी एंड कैपिटल एल लिख सकते हो, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को तो आप जानते ही हो। प्लस इसके साथ क्या होता है, मतलब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होते ही प्लेसेंटा ने धीरे धीरे ये हार्मोन सीक्रेट करने स्टार्ट कर दिया, न्यूट्रिशन प्रोविजन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे पार्चुरेशन का टाइम करीब आता है, जेस्टेशन पीरियड एंड होने वाला होता है, तो लेटर स्टेजेस में ये एक हार्मोन और सिक्रेट करता है एंड उस हार्मोन को हम बोलते हैं, उसे बोला जाता है रिलैक्सिन। ठीक, ये हो गया। प्लस उसके बाद क्या होता है, बॉडी में आपके कई सारे हॉर्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं। ये तो जो आपके हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू सिक्रीट हुए तो इनका लेवल बढ़ा होगा बॉडी में, इनका फॉर्मेशन हुआ होगा, और यही बेसिस है जिसके थ्रू प्रेगनेंसी के टेस्ट कराए जाते हैं, इन हॉर्मोन्स की प्रेजेंस वगैरह को चेक किया जाता है। और उसके साथ साथ कई सारे और हॉर्मोन्स हैं जिनका लेवल बढ़ जाता है, जैसे कि आपका कोर्टिसोल है, थायरॉक्सिन है, प्रोलैक्टिन है। ये सब का क्या होता है, लेवल काफी बढ़ जाता है, और ये सब का लेवल बढ़ना जरूरी है। इन हॉर्मोन्स की काफी अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो भी रिक्वायरमेंट है नरिशमेंट की, फर्दर डेवलपमेंट की जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है, इन हॉर्मोन्स के थ्रू वो पूरा फुलफिल हो पाता है। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटा और प्लेसेंटा का रोल। अब क्या है, हमने ये देख लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होगा, कैसे एक्सचेंज होगा, वो सब देख लिया, क्या क्या हार्मोन सीक्रेट होंगे ये देख लिया। अब हमें देखना है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, मतलब जो प्रेगनेंसी है जिससे हम प्रेगनेंसी वर्ड बोलते हैं, उसमें जो डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती हैं वो क्या क्या स्टेजेस चलती हैं, हमें अब ये देखना है। तो अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उनकी जो प्रेगनेंसी, उनके प्रेगनेंसी को आप टोटल 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक,
एंड आपको पता ही है कि नियरली ह्यूमन फीमेल का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसे हम क्या बोलते हैं, 9 मंथ्स होता है। एंड इसी पीरियड को, वो जो पीरियड है जाइगोट के फॉर्मेशन से लेके आपका बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड जेस्टेशन पीरियड जैसे ही एंड होता है, एक प्रोसेस चलता है जिसके थ्रू बेबी आउटसाइड द बॉडी डिलीवर होता है, उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक, तो अब क्या क्या डेवलपमेंट होता है इनिशियली, वेरी फर्स्ट मंथ, 1 मंथ जब कंप्लीट होता है नियरली, तो इस 1 मंथ के एंड पर ही हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और हार्ट बीट की मदद, मतलब जब डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं टेस्ट के लिए, तो जो स्टेथोस्कोप से वो चेक करते हैं, वो एक्चुअल में यही चेक करते हैं कि क्या हार्ट बीट्स आ रही है। तो अगर हार्ट बीट्स आता है तो ये इंडिकेशन होता है, क्योंकि 1 मंथ ही हुआ है, तो ये इंडिकेशन होता है कि दैट द लेडी इज प्रेग्नेंट। तो हार्ट बीट्स के थ्रू भी चेक किया जाता है। तो 1 मंथ के एंड में नियरली उनका हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर जैसे जैसे उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये जो ट्राइमेस्टर होते हैं वो नियरली 12 वीक्स के होते हैं। 12 वीक्स का आप एक ट्राइमेस्टर, मतलब पूरी प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर सकते हो, और एक ट्राइमेस्टर आपका 12 वीक्स के बराबर होता है। 12 वीक्स, 12 वीक्स एंड 12 वीक्स। तो जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, सेकेंड मंथ में अगर देखा जाए तो सेकेंड मंथ के एंड में इनमें डिजिट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है, लिम्स बन जाते हैं। लिम्स के साथ साथ फर्दर इनमें डिजिट का भी फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। तो जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा कंप्लीट होता है, ये 12 वीक्स पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तो तब तक में क्या होता है कि आपके थोड़े बहुत फर्दर डेवलपमेंट हो जाते हैं, और उसमें और भी जो ऑर्गन्स वगैरह हैं, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। ऑर्गन्स डेवलप, उसके साथ साथ हेयर्स वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह ये सब हो जाता है, आईलिड्स का फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड होते होते तक इनका सारा ऑर्गन डेवलप हो चुका होता है। आईलिड सेपरेट, आईलिड का फॉर्मेशन हुआ होता है, लेकिन आईलिड सेपरेट नहीं हुई थी, आईलिड सेपरेट हो जाती है, फाइन हेयर्स बॉडी में आ जाते हैं, जो भी फीचर्स है मैमलियन फीचर्स, वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और फिर फर्दर जो भी डेवलपमेंट होता है, और जो वेरी फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का, वो 5th मंथ जो होता है, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट बॉडी में, मतलब जो फीचर्स है, जो डेवलपिंग फीचर्स है, उसका जो फर्स्ट मूवमेंट होता है वो नियरली 5th मंथ के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद से वो लगातार मूव करता है, और फिर धीरे धीरे सेकेंड ट्राइमेस्टर होते तक में उसमें काफी डेवलपमेंट हो जाता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में पूरा कंप्लीट फीचर्स जो एक होता है, मतलब एक बेबी जिसे हम चाइल्ड ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, जो बाहर डिलीवर होगा, तो वो कंप्लीट उसमें सारे ऑर्गन्स वगैरह, उनके सारे फीचर्स, आईज, नोज, वो सारे फॉर्मेशन हो चुके होंगे। और फिर जैसे ही ये पीरियड एंड होता है, जब आपका एक फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स हो जाता है, तो तब आपका आएगा पार्चुरेशन टाइम। अब ये जो पार्चुरेशन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन द सेंस कि ये प्रोसेस जब चलता है तो उसमें दो लोगों का, मतलब दो पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। पहला जो आपका डेवलप्ड फीचर्स है और जो प्लेसेंटा है, वो खुद इंडिकेशन देते हैं, एंड उसके बाद फर्दर फीमेल की बॉडी रिएक्ट करती है एंड पार्चुरेशन होता है। तो होता क्या है, फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स प्लस प्लेसेंटा भी, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इंड्यूसेस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑन यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल में आपको पता है कि 3 उस हिस्से में थी, एंडोमेट्रियम थी, मायोमेट्रियम थी एंड पेरीमेट्रियम थी। तो मायोमेट्रियम का ही बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू पार्चुरेशन हो पाता है। तो जो वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आएगा या कॉन्ट्रैक्शन का इंडिकेशन आएगा, वो कहीं और से नहीं, बल्कि आपका फुल्ली डेवलप्ड फीचर्स और प्लेसेंटा खुद वो इंडिकेशन देते हैं, वो खुद यूट्राइन वॉल को इंडिकेट करते हैं या सिग्नल देते हैं, जिसके थ्रू वो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। एंड इससे इस स्टेप को या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फीचर इजेक्शन
रिफ्लेक्स, ठीक, फीचर इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपकी यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी सी भी करती है, इनके इनके इंडक्शन इनके इंड्यूस होने की वजह से, इनके इंड्यूस करने की वजह से वो जैसे ही थोड़ी बहुत भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये क्या करते हैं, ये मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज ट्रांसफर करते हैं, एंड ये जो होता है सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फर्दर जाके कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक, समझ में आया। यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़े कॉन्ट्रैक्शन ने क्या किया, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से बोला कि आपको ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करना है, ऑक्सीटोसिन जाके उसने और कॉन्ट्रैक्शन कराया, जब ये और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये और सिग्नल भेजेगा, तो ये और सिक्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि बेबी आउटसाइड द बॉडी डिलीवर करके नहीं आ जाता है, ठीक। तो ये इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए यहाँ पास लिखा भी रहता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ये प्रोसेस चल पाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका डेवलप्ड बेबी आउटसाइड द बॉडी आता है, तो डेवलप्ड बेबी के साथ ही आपका मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो भी आउटसाइड द यूट्रस आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बेबी आ जाएगा यूट्रस आपका प्लेसेंटा अंदर ही रह जाता है, नहीं, प्लेसेंटा रीअब्सॉर्ब नहीं होता है, बल्कि प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। एंड फिर आपको पता है कि जैसे ही जेस्टेशन पीरियड खत्म होता है और पार्चुरेशन हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, जो फीमेल्स होती हैं दे आर एबल टू फीड देयर चाइल्ड विद द हेल्प ऑफ देयर मैमरी ग्लैंड्स, एंड रिजल्ट जेस्टेशन पीरियड के एंड पे उनकी जो मैमरी ग्लैंड होती हैं वो भी फंक्शनल हो जाती हैं, फंक्शनल इन द सेंस कि वो लैक्टेशन स्टार्ट कर देती हैं, और ये लैक्टेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो इनिशियल डेज के मिल्क होते हैं वो थोड़े येलोइश कलर के होते हैं, और उसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेवलपिंग बेबी, मतलब बेबी अब बाहर आ चुका है, बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो चुका है, तो उसके बॉडी में रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे एंटीबॉडीज मौजूद रहते हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस बेबी को प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंस, ताकि वो जब डेवलप करे तो जल्दी बीमार वगैरह ना पड़े। तो इनिशियल डेज की जो फीडिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वैसे भी जो मदर लैक्टेशन, जब मदर लैक्टेट करती है, लैक्टेशन करती हैं, तो उनका जो मिल्क होता है वो फॉर द डेवलपिंग बेबी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आजकल देखिए कितने सारे एड्स आते हैं जिनमें बताया जाता है कि इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। सो ये हो गया आपका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट। आई होप आपने मेरे साथ ही तैयार कर लिया होगा, बस अब आपको नेक्स्ट चैप्टर करना है, एंड जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड यस बस अच्छे से फोकस होके पढ़ाई करो। थैंक यू।